Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. And guys, I am back with yet another very important video for you and the topic of the day is the third level. अब ये chapter आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट तो है बट उसी के साथ साथ काफी टिपिकल और कंफ्यूजिंग भी है। तो इसी कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर को इजी बनाने के लिए आज हम एक वन शॉट लेकर आए हैं जहां पे ना ही सिर्फ हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी को डिटेल में करने वाले हैं बल्कि साथ ही साथ इसके थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इस चैप्टर से मोस्टली एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ही पूछे जाते हैं। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो वेरी सिंसियरली अंटिल द एंड तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहने वाला है एंड फिर यहां से शॉर्ट लॉन्ग एक्सट्रैक्ट किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आए you will definitely be able to attempt it confidently and correctly. So what are we even waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and if you guys have already done that तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी और आगे बढ़ते हैं। Now बच्चा पार्टी, there is another very important thing that you should know. देखो जिस तरीके से हम YouTube पर आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर आते हैं उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं और वहां पर हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं, वहां पे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कराते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा बट उसके क्वेश्चन आंसर्स कहां से अटेम्प्ट करोगे? यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं बट अगर एप्लीकेशन पर आओगे तो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो डू मेक श्योर टू ज्वाइन द एप्लीकेशन एंड फॉलो ओशन मैम इमीडिएटली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज का हम सेशन फ्लो फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं। So this is what we are going to do. We're going to start with a summary of this chapter. The summary is going to be very detailed. ठीक है, मैं जितना ब्रीफ हो सकता था उतना ब्रीफ करके लाई हूँ बट चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है सो आई डिड नॉट वांट टू मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट आई प्रॉमिस यू कि इसको ध्यान से अगर देख लोगे तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देन उसके बाद हम इसी से रिलेटेड थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज बच्चा बात वीडियो को लाइक कर दिया है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया ना, वो बहुत जरूरी है यार, उसके बिना काम नहीं बन सकता। तो चलिए भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ द चैप्टर। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, थर्ड लेवल, दिस इज बेसिकली अ साइ-फाई व्हिच मींस इट इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी विद साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, टाइम ट्रैवल और फिक्शन को एक तरीके से मिला दिया है एंड कहीं ना कहीं आपको एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दिखाया गया है ह्यूमन माइंडसेट का इन मॉडर्न टाइम्स। द स्टोरी इट्स सेट ड्यूरिंग 1950s जब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो चुके थे एंड अपेरेंटली द होल वर्ल्ड वाज इन एन एब्सोल्यूट केओस। उस टाइम पे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एस्केप चाहते थे और उसी एस्केपिज्म को इस चैप्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया है। सो इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ एस्केपिज्म, obviously nostalgia, imagination and the stress of modern life। अब ये सारी की सारी themes जो है हम डिटेल में समरी के बाद डिस्कस करेंगे, सो इस पॉइंटर को फिलहाल रहने देते हैं। The story blurs the boundary between reality and fantasy, leaving the ending open to interpretation. Now this is an open ending story, something similar to what you read in the Black Aeroplane। क्लास 10 पे याद है, ब्लैक एरोप्लेन नाम का चैप्टर था जहां पे ओपन एंडिंग थी, हमें बताया ही नहीं गया था कि जो पायलट था वो रियल था या फिर इमेजिनरी था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस चैप्टर में भी है, वहां पर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो थर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट यहां पर नरेटर बता रहा है, राइटर ने यूज करा है, was it merely just a piece of fiction या फिर it was something that the narrator actually experienced। सो भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, जरा डिटेल में पता करते हैं। Now the narrator of the story is Charlie, who is a 31-year-old ordinary man living in New York। न्यूयॉर्क पर बेस्ड स्टोरी है। 31-year-old चार्ली है, वो अच्छा खासा अपना ऑफिस वगैरह जाता है। He is basically a
टिपिकल मैन, एंड ही हैज अ वाइफ नेम्ड लुइसा, उसकी एक वाइफ है लुइसा, तो मतलब फैमिली भी है बंदे की। एंड चार्ली कंसिडर्स हिमसेल्फ अ नॉर्मल पर्सन विद कॉमन हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्टिंग। अब चार्ली को लगता है कि उसके बारे में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, देयर इज एवरीथिंग प्रीटी मच नॉर्मल अबाउट हिज लाइफ, एंड उसकी भी नॉर्मल हॉबीज है जो उस टाइम पे लोगों की हुआ करती थी, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग। देन however one day he experiences something extraordinary that changes his understanding of reality. बट एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी रियलिटी की कंप्लीट परिभाषा ही बदल जाती है। What happens with him? Charlie often travels through Grand Central Station in New York। अब बेसिकली जैसे इंडिया में हम लोग मेट्रोस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अमेरिका में सबवे होता है जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन होती है, एंड वहीं पर एक स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि बहुत बड़ा है। तो चार्ली अक्सर उस सबवे का और उस स्पेसिफिक स्टेशन को जरूर इस्तेमाल करा करता था टू ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम हिज ऑफिस एंड होम। Officially, the station has only 2 levels, और अगर आप ऑन पेपर में चेक करोगे तो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल्स है। एंड चार्ली क्लेम्स ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल व्हिच नो वन एल्स नोज अबाउट। बट चार्ली भाई ये बोलता है कि एक दिन उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसे एक ऐसा तीसरा लेवल मिला जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और पेपर्स में तो दूर दूर तक उसकी बातचीत भी नहीं करी गई। The station itself is described as confusing with endless corridors, tunnels and exits that make it easy to lose one's way. And Charlie बहुत डिटेल में हमें बताता है कि कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो काफी बड़ा है। इट्स बेसिकली लाइक आप कोई भी बड़ा स्टेशन ले लो मेट्रो का, दिल्ली में जो है जैसे कि सीपी वगैरह हो गए, सो इट्स सो बिग एंड कंफ्यूजिंग कि चार्ली वहां पे चाहे थाउजेंड्स ऑफ टाइम चला जाए बट हर बार उसको कोई ना कोई नया कॉरिडोर, नया रास्ता हमेशा मिलता ही रहता है। देन moving forward, one evening while hurrying home, Charlie takes an unfamiliar passage। अब चार्ली एक दिन डिसाइड करता है कि उसे घर जल्दी पहुंचना है, तो वो सबवे लेने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसता है, और घुसने के बाद उसे एक अलग सा पैसेज मिल जाता है। Instead of reaching the subway, he arrives at a strange platform. Now he thought in his head कि maybe it will lead me somewhere to second level, but वो एक अजीब से प्लेटफॉर्म पे उस पैसेज को फॉलो करता करता पहुंच जाता है। Everything around him appears old-fashioned, and initially उसे लग रहा था कि शायद वो सेकंड लेवल पर ही आ गया है, पर जब उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो उसे ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ पर तो चीजें बहुत पुराने जमाने की लग रही हैं। They are not really matching the 20th century that he is from. Now क्या क्या चीजें उसने नोटिस करी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ही नोटिस दैट देयर वर गैस लैंप्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, वहां पर लैंप्स का इस्तेमाल हो रहा था। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, स्पिटून्स आर बेसिकली पीकदान जिसे हम बोलते हैं, तो बड़े फैंसी से पीकदान बने हुए थे जो 20th सेंचुरी में नहीं होते। देयर वर वुडन टिकट विंडोज, देयर वर मेन वेयरिंग डर्बी हैट्स, मुस्टैशेस एंड ब्लैक सूट्स। जो आगे लोग थे, अगर आप उनका ड्रेसअप भी चेक करें, वो काफी हद तक पुराने जमाने का ही लग रहा था। उन्होंने जो है पुराने जमाने के हैट्स पहने हुए थे, उनकी लंबी लंबी बियर्ड्स थी, देयर वर साइड बर्न्स एज वेल, dressed in long dresses with leg of mutton sleeves। और women की भी ड्रेसेस अगर आप चेक करो तो वो भी पुराने जमाने से ही मैच कर रही थी, जहां पे उनकी leg of mutton sleeves यानी there were some puffed up sleeves, those fancy sleeves जिसे हम बोलते हैं, जो कि सब कुछ पुराने जमाने में हुआ करता था। and this was nowhere close to how people dressed up or looked like in 20th century। the entire place resembles America of the 1890s। कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसे 1890s के अमेरिका की याद दिला रहे थे, rather than the modern 20th century। उसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो मॉडर्न 20th सेंचुरी के हिसाब से हो। देन चार्ली लुक्स एट अ न्यूज़पेपर। अब उसे एग्जैक्ट ईयर और डेट का पता एक न्यूज़पेपर के थ्रू चलता है जिसका नाम था द वर्ल्ड। मैंने मेंशन नहीं करा है, बट यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पब्लिकेशन, द वर्ल्ड पब्लिकेशन। द डेट प्रिंटेड ऑन इट इज जून 11, 1894। जब वो द वर्ल्ड पब्लिकेशन देखता है, उसके दिमाग में खटकता है, यार ये पब्लिकेशन तो सालों पहले बंद हो चुका है, और उसके पहले पन्ने पर भी डेट जो थी वो 1894 की थी। स्टोरी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी, हेंस प्रूविंग दैट सम
somehow he had found a portal to the past. He immediately realizes that he has somehow traveled into the past. Like I said, कि वो किसी तरीके से तो past में आ चुका है. And unlike the stressful modern world, the atmosphere feels peaceful, calm, स्लो पेस एंड फ्रेंडली. अब नॉर्मली अगर आपको कुछ ऐसा पता चले कि भाई आप किसी तरीके से प्रेजेंट से पास्ट पे आ गए हो तो आप हड़बड़ा जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे. बट नो, फॉर चार्ली दैट वाज डेफिनेटली नॉट द केस. उसको बल्कि ये पास्ट बहुत ज्यादा फेमिलियर और कंफर्टेबल लग रहा था. एज आई टोल्ड यू कि जिस एरा की बात इस चैप्टर में करी गई है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था. ऐसे एरा में लोगों को इकोनॉमी का कुछ पता नहीं था, अपने घर बार का कुछ पता नहीं था. सो दे ऑब्वियसली क्रेव्ड फॉर दोज ओल्ड टाइम्स जब ये सब चीजें बहुत दूर थी एंड वहां पर सिचुएशन बहुत बेटर थी, और उसे वही फीलिंग जो है कहीं ना कहीं उस जमाने में दिख रही थी और फील हो रही थी. चार्ली इज फैसिनेटेड बिकॉज द वर्ल्ड अपीयर्स फ्री फ्रॉम वॉर्स एंड मॉडर्न एंजाइटी. ही वाज लाइक यार इस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सब कुछ काफी आगे है, तो अगर मैं इस जमाने में चला जाता हूँ तब तो यार मेरी लाइफ सेट है. यहाँ पे लोग जो है कितने ज्यादा टेंशन फ्री होंगे. नाउ Charlie remembers Galesburg, Illinois, a peaceful town where his grandfather once lived. And Charlie instantly knew in his head कि उसे इस 1894 की दुनिया में कहाँ जाना है. He wanted to go to Galesburg, Illinois, where his grandfather had grown up. और वो अक्सर उसे उसके बारे में बताते थे. He believes life there would be much happier than life in modern New York. उसे पूरा यकीन था कि उस जमाने में Galesburg, Illinois जो है बहुत पीसफुल रहा होगा. And he decides to buy 2 tickets, one for himself and another for Louisa. So he instantly rushes to the ticket counter. He was like, I immediately need 2 tickets to Galesburg, Illinois. His plan is to leave the modern world forever and settle in Galesburg. उसके दिमाग में सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि कैसे वो मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया को छोड़कर गेल्सबर्ग में सेटल हो जाएगा और तब उसे उन सब परेशानियों से कभी भी डील नहीं करना पड़ेगा. नाउ चार्ली आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग. वो जाता है टिकट काउंटर पे, जो टीटी बैठा था उससे बोलता है कि भाई आप प्लीज मुझे 2 टिकट्स दे दीजिए. एंड द क्लर्क बिकम्स सस्पिशियस आफ्टर सीइंग द चार्लीज मॉडर्न करेंसी. अब जो क्लर्क था वो जैसे ही चार्ली पर निगाह मारता है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है. ही इज लाइक आपके हाथ में तो मॉडर्न करेंसी है, इस जमाने में वो मॉडर्न करेंसी तो सर काम नहीं करने वाली है. एंड द करेंसी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मनी यूज्ड इन 1894. ऑब्वियसली जो 1894 की करेंसी थी उस करेंसी से जो वो कंप्लीटली डिफरेंट थी. Thinking Charlie is trying to cheat him, the clerk refuses to sell the tickets. अब वो जो बंदा था उसे लगता कि ये चार्ली जो है मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है, उसे टिकट देने से मना कर देता. And Charlie quickly leaves the station before attracting more attention. So Charlie is like कि भैया बेटा भागो यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस को बुलाया जाए मुझे यहाँ से कट लेना चाहिए. Now, determined to go back, Charlie exchanges about $300 for old-style currency from a coin dealer. Now, even though when he was back in the modern world, he couldn't help but think about that 1894 world that he had been to for some glimpses or some fractional of seconds कि उस दुनिया में वापस जाना चाहता था. इसीलिए उसकी जितनी भी लाइफ सेविंग्स थी $300 वो जाकर उसे एक करेंसी शॉप में एक्सचेंज कर लेता है for the currency of 1894. Now he hopes to buy the tickets if he find himself at third level again. And even though exchange करने पे उसे कम पैसे मिलते हैं, but he was like नहीं, वहां पे चीजें जो है सस्ती है, ठीक है, तो अगर उस दुनिया को दोबारा से ढूंढ लेता है, so he would be able to lead a very peaceful life over there. However, he searches repeatedly, he visits Grand Central many times and he never finds the mysterious third level again. But बार-बार सर्च करने के बावजूद उसको वो थर्ड लेवल दोबारा कभी मिलता ही नहीं है. The entrance seems to have disappeared. ऐसा लगता है कि जैसे वो एंट्रेंस, वो कॉरिडोर जो उसे पहली बार मिला था, वो पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो चुका है.
Now, Charlie narrates the incident to his friend Sam, who is a psychiatrist. अब obviously जब चार्ली की वाइफ लुइसा को ये सब कुछ पता चलता है, so वो खुद भी उसे समझाने की कोशिश करती है, but then she finally decides that this man needs help because he was not ready to relent. वो भाई हार मानने के लिए रेडी नहीं था. So चार्ली proper help के लिए एक psychiatrist पे जाता है जो कि उसका दोस्त भी था, and his name was Sam. Sam does not believe the story. Obviously, just like any other person, Sam is like कि भाई तुम पगला गए हो, ऐसा कुछ नहीं है. And according to him, the third level is only a waking dream wish fulfillment. This is the term that he gives to Charlie's whole scenario and story. And Charlie has imagined it because he wants to escape the pressures of modern life. और वो बोलता है क्योंकि वो इस modern life, इस modern stress से भागना चाहता है, इसलिए Charlie is basically hallucinating all of these things. उसका दिमाग उसके साथ जो है गेम्स खेल रहा है. Sam believes that stress, fear, insecurity and the fast pace of life have created this illusion कि जो modern life है, modern life की rat race है, वहाँ की जो insecurities है, stress है, इन सब ने मिलकर चार्ली के दिमाग में ये पूरा का पूरा illusion create करा है and nothing else. Now, Charlie partly agrees that everyone wants to escape modern life. Charlie कहीं ना कहीं जानता था कि हाँ यार सबको modern life escape करनी है, but he never felt कि यार ये reason है. He points out examples that people drink alcohols, watch movies, collect stamps and seek hobbies and vacation. तो बोलता है कि बाकी लोगों की भी तो hobbies है, बाकी लोग भी तो चीजें करते हैं to escape this stress, but उनको तो ये थर्ड लेवल नहीं मिलता. And according to Charlie, everyone searches for the same some form of escape from reality. तो हर किसी को कहीं ना कहीं से भाई एक escape तो चाहिए ना इस reality से. Therefore, his experience may simply be another form of escapism. कहीं ना कहीं वो खुद को समझाता है कि शायद ये मेरे एक escapism का तरीका है. Maybe everybody else is right because nobody believes him. तो उसको भी कहीं ना कहीं लगता है. So Charlie collects stamps and first aid covers. अब चार्ली के पास ना उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक स्टैम्प कलेक्शन दिया था जो कि उसके लिए एक बहुत अच्छी हॉबी थी, ठीक है, जिसमें वो हमेशा रिफ्यूज सीक करता था. तो जब ये पूरा सिनेरियो होता है, nobody believes him, he goes back to that stamp collection. उसमें बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स होते हैं. अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन नई स्टैम्प्स पब्लिश होती है, जो स्टैम्प एंथुसियास्ट होते हैं, they try to buy it the very same day of publication. And in order to prove कि उन्होंने उसी दिन खरीदा है, वो खुद को एक खाली एनवेलप में वो स्टैम्प पोस्ट करके भेजते हैं ताकि उसकी जो मार्क्ड डेट हो वो उनके लिए एविडेंस बन जाए. और उसके पास ऐसे बहुत सारे एम्प्टी एनवेलप्स जिसे हम फर्स्ट ईयर कवर्स कहते हैं वो थे. उसके ग्रैंडफादर का वो कलेक्शन था जो उसने इनहेरिट किया था. His friend considers stamp collecting another sign of his escapist personality. वो बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा ये स्टैम्प कलेक्शन है वो भी तुम्हारी escapist personality का ही एक फॉर्म है. So Charlie disagrees and he explains that even his grandfather collected stamps during peaceful times. ये तो उसके grandfather का वो collection है, तब तो जमाना अच्छा था. तो मतलब ये क्या है? So therefore stamp collecting cannot automatically be considered escapism. He's like कि नहीं यार तुम हर चीज को बस escapism का इस तरीके से नाम नहीं दे सकते हो मेरे लिए. Now one day while examining his stamp collection, Charlie discovers an old first day cover. अब ऐसे ही वो एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है तो अचानक से उसे एक फर्स्ट डे कवर दिखता है जो उसने कभी नहीं देखा था. The letter inside is addressed to him. और जो अंदर लेटर था वो उसके लिए था. It carried an 1894 का पोस्टमार्क. ये तब का है लेटर. Old stamps worth only 6 cents at that time. और उस जमाने की स्टैम्प की थी. The handwriting belongs to Sam. और वो हैंड राइटिंग सैम की थी, द सेम साइकियाट्रिस्ट. एंड इन द लेटर सैम राइट्स दैट ही हैज फाउंड द थर्ड लेवल, ही हैज रीच्ड गेन्सबर्ग इन 1894. लाइफ देयर इज सो पीसफुल एंड वंडरफुल एंड चार्ली शुड कंटिन्यू सर्चिंग बिकॉज़ द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट. और उसमें वो उसे बता रहा है कि कैसे वो गेन्सबर्ग आ चुका है, लाइफ कितनी हसीन है वहां पे, और सैम और लुइसा को वो थर्ड लेवल सर्च करना चाहिए. दिस लेटर क्रिएट्स अ मिस्ट्री. अब ये लेटर ही मिस्ट्री है कि यार ये कहां से पहुंचा. So Sam, who earlier dismissed Charlie's experience as imagination, now appears to have
एक्सेप्टेड इट्स रियलिटी। जो ही सैम जो इनिशियली बोलता कि नहीं ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता, अब वो भी उसकी बात को सच मान रहा था, बल्कि वो वहां था। सो स्टोरी एंड्स विदाउट रिवीलिंग वेदर द थर्ड लेवल इज रियल। तो हमें पता नहीं चलता कि थर्ड लेवल रियल है या नहीं। चार्ली इमेजिन्ड एवरीथिंग और नॉट, सैम एक्चुअली ट्रैवल बैक इन टाइम, या फिर उसने किसी तरीके से ये खेल खेला उसके साथ। एंड जैक फिनी डेलिबरेटली लीव्स द कंक्लूजन ओपन। और ये सब कुछ हमारे राइटर जैक फिनी ने जानबूझकर करा ताकि हम रीडर्स अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें। रीडर्स आर फ्री टू इंटरप्रेट द एंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसकी पूरी एंडिंग कंक्लूड कर सकते हैं। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यही कंक्लूड करना है कि यस ठीक है, जो सैम था वो प्रॉब्ली अगर उसने ट्रैवल बैक करा था तो उसने सैम के ग्रैंडफादर को वो लेटर भेजा उस टाइम पे, एंड बिकॉज द पास्ट चेंज तो फ्यूचर आल्सो चेंज। ठीक है, चार्ली के लिए हो सकता है कि ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन हो या रियलिटी भी हो सकती है, बट अगेन इट्स ऑलवेज व्हाट डू वी से हमारे लिए क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, हमारी समरी तो हो चुकी है कंप्लीट, वी आर हार्डली लेफ्ट विद द थीम एंड कैरेक्टर स्केच पार्ट, तो इसे फटाफट कर लेते हैं। सो थीम्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहली थीम है ऑब्वियसली एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि जो चार्ली है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसे किसी तरीके से थर्ड लेवल जो मिलता है दैट इज मीन्स ऑफ एस्केप। एंड वो बेसिकली जो है, हाँ ऐसा ही मीन्स ऑफ एस्केप हर कोई अपनी लाइफ में जाता है। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, चार्ली पास्ट की लाइफ जीना चाहता है बिकॉज पास्ट इज ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर अस। हमें पता होता है कि पास्ट में क्या था क्या नहीं था, एंड वी कैन ऑलवेज डील विद it. Future is always scary because it's unpredictable. And imagination versus Charlie reality, ये पूरा contrast है इसमें कि क्या imagination है क्या reality है। चार्ली का थर्ड लेवल में जाना उसकी imagination थी, सैम का वहां पहुंचना reality थी या नहीं थी। This is the main entire एक तरीके से जो सूत्र बांध है, जो पूरी चैप्टर को बांध के रखता है, रीडर्स को एंड तक इंट्रीग करता है that what is reality versus what is imagination. Then dealing with modern stress. So चार्ली जो है मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने थर्ड लेवल को भी इमेजिन करा, और कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज जो है उसे थोड़े टाइम के लिए अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करती थी। Then struggle to accept the present. चार्ली जो है कंप्लीटली टॉर्न अपार्ट है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को देखे या अपने प्रेजेंट को देखे। ठीक है, अब बेसिकली जो है प्रेजेंट में उसकी लाइफ में लुइसा है, बट साथ ही साथ बहुत सारे मॉडर्न स्ट्रगल्स भी है, एंड कई बार वो अपने पास्ट में वापस जाना चाहता है बिकॉज अगेन चीजें उस टाइम पे बहुत ज्यादा सिंपल थी। नाउ इट्स टाइम फॉर कैरेक्टर स्केच। हम सिर्फ चार्ली और लुइसा का एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच करेंगे एंड दैट्स इट, देन वी आर डन विद द एंटायर स्टोरी। अब देखो चार्ली जो है ही इज अ ड्रीमर, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, ही वांट्स टू एस्केप टू द पास्ट बिकॉज उसे लगता है उस टाइम पे लाइफ बहुत सिंपल और पीसफुल थी। देन ही इज एन एस्केपिस्ट, ही वांट्स टू एस्केप द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स स्ट्रेस, तभी वो थर्ड लेवल भी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। ही इज क्यूरियस, बहुत क्यूरियस है, बहुत एडवेंचरस है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक्सप्लोर करता है और भाई सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। देन ही इज एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है मॉडर्न लाइफ की वजह से, एंड ही टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड इज कंप्लीटली फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड वरीज, एंड ही इज एट द सेम टाइम होपफुल एज वेल। इतने चैलेंजेस के बाद चार्ली में एक होप है, ही बिलीव्स दैट उसकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं शायद उसके पास्ट में है, और अगर वो वहां चला जाए तो शायद उसे एक बेटर टाइम मिलेगा। देन ही इज अ वेरी लविंग हस्बैंड, वो अपनी वाइफ की बहुत चिंता करता है, उसकी वाइफ के कहने पर ही वो साइकेट्रिस्ट पे जाता है, उसकी वाइफ के कहने पर वो थर्ड लेवल ढूंढना भी बंद कर देता है। सो ही रियली रिगार्ड्स हिज वाइफ। लास्टली लुइसा काफी केयरिंग है, वो चार्ली की चिंता करती है, शी इज द वन हु टेक्स हिम टू द साइकियाट्रिस्ट, शी इज सपोर्टिव। जब चार्ली ये पूरा का पूरा चीज कर रहा था, ही वाज लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल एंड एवरीथिंग, शी सपोर्ट्स हिम थ्रू आउट इन इट, नो मैटर हाउ क्रेजी इट साउंडेड। शी इज वेरी प्रैक्टिकल एज वेल, वो चार्ली को ग्राउंड करके रखती है, शी हेल्प्स हिम अंडरस्टैंड कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है। शी इज वेरी पेशेंट, इतना कुछ होने के बाद कोई भी बीवी अपना पारा खो देती, बट नहीं, लुइसा चार्ली के साथ थ्रू आउट बहुत पेशेंट रही है, एंड शी इज वेरी कंसर्न। वो चार्ली की वेलबींग को लेकर जो पूरा का पूरा सर्च कर रहा है, उससे उसकी मेंटल है, फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सब चीजों को लेकर भी काफी कंसर्न थी। सो या
That's all for the summary. I know it went a little lengthy, but difficult chapter था, इसे थोड़ा सा अच्छे से explain करा है. अब अगर इसी से related question answers वगैरह भी करने हैं, so go ahead, follow Ocean Ma'am on Unacademy. वहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें भी मिल जाएंगी. And yeah, that's all from my end. I really hope you guys enjoyed the video, found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.